नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नई तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन की खुद समीक्षा करेंगे। आगे मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। इसी मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की गई है ताकि राज्य की आम जनता की परेशानियों का हल निकाला जा सके। आज चूंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा। और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। एक अच्छा काम है, इसको हम लोग प्रयासपूर्वक गुड गवर्नेंस के रूप में और लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव वो लोगों में आए, उसके लिए हम लोगों ने। उत्तराखंड के रुड़की इकबालपुर के गन्ना मिल पर कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इकबालपुर गन्ना मिल पर लगभग किसानों का 150 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। इसको लेकर धरने में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो किसानों का पैसा खतरे में पड़ जाएगा, जिसको लेकर हमने 24 घंटे का धरना दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जो भी जमीन का मुआवजा मिले पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर बोलते हुए कहा कि चीनी मिल चलाए रखने के लिए सरकार को भी व्यवस्था बनानी चाहिए। वहीं कल खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा भी चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसको लेकर जब पत्रकारों द्वारा हरीश रावत से सवाल किया गया तो हरीश रावत ने बीजेपी की बी टीम बताया। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। जो यहाँ पर फ्लाईओवर बना है वो इस फ्लाईओवर का जो पैसा है, फ्लाईओवर का जो भी मिलेगा ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाए और कम से कम 15-20 करोड़ रुपया अपनी संपत्ति को, निजी संपत्ति को, जेवर आदि को रेहन रख करके करे। कैसे करें हम नहीं जानते, लेकिन वो पैसा जो है सीधे किसानों के खाते में डालें ताकि 150 करोड़ से लायबिलिटी कहीं 50-60 करोड़ रुपए के आसपास आए और आभास हो कि चीनी मिल चलेगी
और हमने कहा एक 5-7 साल का ये चीनी मिल को मजबूत करने का कार्यक्रम भी बनाया सरकार। हरिद्वार में पुलिस ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने बीते सप्ताह कनखल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। खोजबीन के बाद पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले साजिद, नाजिम और मंसूर नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी महिलाएं अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि गिरोह पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और हरिद्वार में दूसरी बार दुकानों को निशाना बनाने की फिराक में था। आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले, एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। फिर अभियुक्त फिर से, क्योंकि इनका जो ये हैबिचुअल थे इस तरह की घटना करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की हैं। तो फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो बैरागी कैंप के पास घुड़सवार पुलिस लाइन के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जसपुर के बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय महासभा के सौजन्य से स्कूली छात्रों की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में जसपुर से विधायक आदेश चौहान और क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रताप जयंती है, उसका आयोजन हमारे बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में हुआ। हमारे क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष जो है राजकुमार भाई और सभी क्षत्रिय बंधु हमारे कार्यकारिणी में उपस्थित रहे, बच्चे उपस्थित रहे। और सबसे महाराणा प्रताप का जो त्याग है, बलिदान है, उनका बच्चों को बताने का, सब समाज को जागरूक करने का है कि सभी समाज को साथ लेकर जैसे उन्होंने चले और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने युद्ध लड़े तो मात्र प्यार जागता है, मतलब उनके शिक्षा मिलती है। तो बच्चों को अच्छे आचरण उनसे जो प्राप्त हो वही उसका बताने का मकसद रहा है। पूर्णागिरी के अंतर्गत आने वाले होटल और धर्मशालाओं में थाना भैरव मंदिर प्रभारी ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर चेकिंग अभियान की। इस दौरान उनकी ओर से श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया और होटल स्वामियों को साफ सुथरा भोजन बनाने के साथ ही उचित मूल्य लिए जाने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी हरीश रावत ने पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या होने पर नजदीकी थाने में सूचना देने की अपील की। विजिलेंस टीम ने रुद्रपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में छापा मारा। यहां से एसीएमओ डॉक्टर तपन कुमार शर्मा और लेखाकार अनिल जोशी को हिरासत में लिया गया। इन दोनों से कार्यालय में पूछताछ चल रही है। दरअसल आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी रोग के निदान के लिए उधम सिंह नगर के गांव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार की धनराशि का भुगतान करने की एवज में कमीशन मांगा जा रहा है। इसके बाद जब विभाग से इस पर कार्रवाई की तो उन्होंने 16,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीएमओ कार्यालय के लेखाकार अनिल जोशी और रिश्वत की मांग करने वाले एसीएमओ तपन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए कि हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। क्या मैं मामला था, क्यों मांगी थी? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। इसमें बेसिकली एक कमेटी है, पूर्णागिरी उत्थान समिति। इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग रोगों के लिए अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं।
तो इनको कुछ अलॉटमेंट हुई थी कुछ प्रोग्राम्स करने की, तो उसके एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मैडम कितना बैलेंस था जिसके बिल के नाम पे इन्होंने एवज मांगे 16,000? टोटल इनको 80,000 रुपये का मिला था, जिसमें से इनके द्वारा अराउंड 26,000 30,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी। आज 16,000 रुपये लेते हुए इन्हें पकड़ा गया। मैम शिकायत कब की थी? शिकायत 2 तारीख को की गई थी। क्या मैडम से पहले 10,000 रुपये दे दिए गए थे 26,000 में तैयार हुआ तो? जी हाँ, इसमें पहले 10,000 रुपये दे दिए गए थे। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का कई वर्षों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है। इस मामले में खानपुर से विधायक उमेश कुमार किसानों को लेकर इकबालपुर शुगर मिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। घंटों चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद मिल प्रबंधन ने वार्ता की गई, जिसमें मिल प्रबंधन से लिखित में किसानों के गन्ना भुगतान का आश्वासन दिया गया। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने बताया कि 8 दिन में किसानों को मिल की ओर से 2.5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। अपने सहयोगी, अपने साथी विकास सैनी जी, सुबोध भाई और हमारी टीम के सभी जिम्मेदार लोग, सभी क्षेत्र से, हरिद्वार जनपद से आए सभी हमारी टीम के लोग, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा। सभी किसानों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि भारी संख्या में सबने यहाँ भारी संख्या में मौजूद होकर दबाव बनाया और मिल प्रशासन अपने मालिकों से संवाद करने के बाद जो मांगे थी हमारी कि हमें एक रोड मैप दीजिए कि किसान का पैसा आप कैसे लौटाएंगे, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आप खुद कर्जे में हैं। तो उन्होंने एक रोड मैप हमें बना कर दिया था, जिसके संबंध में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, और ये आज पहली बार हुआ है कि कोई भी वार्तालाप बंद कमरे में मिल प्रशासन के साथ नहीं किया गया। जो भी संवाद हुआ वो मिल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में आकर किया गया और उन्हें अवगत कराया। जब सभी लोगों ने उस पर सार्वजनिक सहमति जताई तो हम लोग भी सहमत होकर अंदर आए और ये पत्र मिल प्रशासन द्वारा हमें सहमति पत्र लिखित में पहली बार लिखित में मिल प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसमें मिल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो उनकी कृषि भूमि है इकबालपुर में 25 करोड़ रुपए के लगभग की, इसे बेचकर वो पैसे किसानों को देंगे। इसके अलावा जो मिल की जमीन रेलवे ओवरब्रिज के लिए अधिग्रहण की गई है, उसका जो भी 40 से 50 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर मिल को मिलेगा, वो 1 रुपया भी मिल से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा भी किसानों को दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए का रोड मैप लिखित तौर पर प्रशासन द्वारा, मिल प्रशासन द्वारा दिया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। सीमा डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों का तानाशाह और ग्रेजुएटी को लेकर प्रबंधन वर्ग से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद को सुलझाने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के साथ भी प्रबंधन वर्ग ने बदसलूकी की है, जिससे नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रबंधन वर्ग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ पे विवेक संघ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर लेके तू तड़ाक, तू कौन है, क्या है, तेरे को देख लूंगा। तो मैंने बोला कि जब तुम मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, गुस्सा आना स्वाभाविक रहता है, मगर आप किसी पद में बैठे हो तो उस हिसाब से चलो। मैंने बोला भैया ये सब लोग मेरे क्षेत्र के लोग हैं यार, इन लोगों की बात सुनने आया हूँ। तो तुम कौन होते हो सुनने वाले? तो ये इनका मेरे साथ व्यवहार रहा। और फिर जब मैंने पता करा तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं कि जैसे चेक देते हैं, सैलरी जो इनका 5 साल हो जाता है, ग्रेजुएटी देते हैं, तो 25,000 रुपये देते हैं इनको चेक के माध्यम से, और उसके बाद कैश के रूप में वापस ले लेते हैं एक ही।
उस तनख्वाह के रूप में देते हैं सरकार को दिखाने के लिए। इसके मतलब ये 3 महीने तक देते हैं ग्रेजुएटी, और उसकी सैलरी फिर वापस ले लेते हैं ये। और दूसरा क्या है कि ये सरकार के आंखों में भी एक धूल झोंक रहे हैं और बहुत बड़ा क्राइम 420। जैसे हम 5 साल काम करते हो गए तो ये क्या करते हैं, ग्रेजुएटी ना देनी पड़े तो ये क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में ग्रेजुएटी भेज देते हैं, उसके बाद कैश हमसे ले लेते हैं और हमसे रिजाइन कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है कि अगर हमें 20 साल हो गए काम करते, हमारी ग्रेजुएटी क्या है मल्टीपल तरीके से बढ़ती है, तो वो ना हो, ये क्या करते हैं 5 साल में ग्रेजुएटी वापस ले लेते हैं। अच्छा है ना। 3 महीने हमें क्या करते हैं, ये कैजुअल पे रखते हैं, आज फिर रिज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर हम ग्रेजुएटी वापस नहीं देंगे अकाउंट से तो ये क्या करते हैं, हमें आउट कर देंगे। कितने साल हो गए आपका काम? हम मेरे को तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल काम हो गया। और मिनिमम बेच दिया जाता है 400 रुपये, 350 रुपये दिहाड़ी। अगर हम सैलरी, अभी हमारा जो मुद्दा था सैलरी बढ़ाने का और ग्रेजुएटी वापस ना ले। एक्चुअल में क्या है कि कुछ एम्प्लॉइज हमारे स्टार्टिंग में जो थे वो फुल टाइम थे, बाकी को हमने क्या करा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होता है कि ईयर वाइज हम इसको रिवाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको ये डिमांड थी कि हमारे को ये पक्का करो। मैंने कहा तुम्हारी हम चला रहे हैं, जब तक तुम्हारा काम ठीक रहेगा, जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे, और इनको कंटिन्यू करते रहते हैं, ना कि हम सैलरी भी इनको कमी करते हैं, ना कुछ करते हैं, इनको प्रॉपर दी जाती थी। अभी इनका इशू ये आ रखा था कि जी हमारी लास्ट टाइम हमारे 1200 बढ़ी थी, अब हमारे को 1200 या उससे ऊपर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब ने इनकी, जबकि उनकी डिमांड जो थी वो भी सभी मान के इनको जितना हमने दिए थे 4% या 500 से ऊपर जिसके भी हो रहे हैं उनको मिलेगा, बट इनकी डिमांड थी तो चेयरमैन साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उसको करके ये भी डीए वाला जो था वो भी इंक्लूड कर देंगे और प्लस जितना हम दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। उस टाइम ये मान गए। उसके बाद इनके नीचे आके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हमारे को तो जो पुरानी थी उससे भी ज्यादा वो चाहिए और यह उससे बड़ी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सूबे की चमचमाती हुई सड़कें देने के दावे की हवा निकलती हुई काशीपुर में साफ देखी जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशीपुर की लक्ष्मीपुर पट्टी इलाके में आने वाली सड़क की, जो मोहल्ला अली खां और लक्ष्मीपुर पट्टी और खाली कॉलोनी करबला बस्ती में रहने वाले 2-4 हजार नहीं बल्कि लगभग 10,000 लोगों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन इस सड़क की बदहालता का आलम यह है कि पैदल चलना भी दुश्वार है। सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ पे ये रोड मेयर साहब बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। अब इसमें जो है कल एक रिक्शा निकल के जा रहा था, बेचारा रिक्शा पलट गया, बारिश हो रही थी, उसका सिर फट गया बड़ा तगड़ा करके, उसको मैंने पकड़ा। मेरे घर में खुद शादी है, मेरे बाराती खुद यहाँ कीचड़ में परेशान हो रहे थे, और प्लस यहाँ पे बहन स्कूल की वगैरह नहीं निकल सकती, रैयान स्कूल आ गई है, बच्चे कीचड़ में परेशान हो रहे हैं, तो मेयर क्या कर रही है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये बताएं इसका समाधान कैसे होगा। मोहसिन नाम हो। हाँ जी, जिस तरीके एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। जब भी बारिश पड़ती है तो 1-1 फीट गारा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। नगर निगम प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पार्षद अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन नगर निगम में हम लोगों की सुनवाई नहीं है। हमें ऐसी ही खस्ताहाल रोड पे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अब स्कूल भी हैं इसी रोड पर, आगे जाके रैयान नाम से स्कूल है, पीछे कॉलोनी में भी एक स्कूल है अमन नाम से। सुबह सुबह बच्चों के जब यहाँ से वाहन जाते हैं वो भी अक्सर फंस जाते हैं यहाँ पर, तो लोग मदद करके उन वाहनों को रास्ता पार कराते हैं। कई महिलाएं जाती हुई बुरखे में गिर जाती हैं। समस्या ये है कि आदमी पैदल चलने को भी तैयार नहीं है इस रोड में, और क्या क्या दिक्कत है? साइकिल भी निकलने को मुश्किल हो रही है। हाँ, सारे वाहन बंद हो रखे हैं, मतलब एकदम ऑन रोड की जगह ऑफ रोड हो रखी है, रोड बिल्कुल बंद है। ये बननी चाहिए ना रोड, ये अब ये परेशानी हो रही है, गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है, ये बनवानी चाहिए रोड। किस तरह? हम इधर ही जा रहे थे तो यहाँ परेशानी हो रही है हमें निकलने में, ये बननी चाहिए रोड। अब हम देखो उतर गए गाड़ी से, अब गाड़ी निकालेंगे फिर हम चलेंगे। अरे हम 15वां वित्त, राज्य वित्त और बोर्ड फंड मुख्य हमारे ये संसाधन। इन संसाधनों में जो उपलब्ध धनराशि होती है उसमें निर्माण कार्य कहाँ होना है ये तय करते हैं हमारे बोर्ड द्वारा तय होता है। और साथ ही साथ 15वां वित्त का 50% हमको जो है हर हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण में यूज करना है। कुछ जो है टाइड अनटाइड के रूप में ग्रांट मिलती है, जिसमें निर्धारित है कि इतना पैसा आपको पानी पे ही खर्च करना है, इतना जो है स्वच्छ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे खर्च करना है। उसके अनुसार कई बाध्यताएं होती हैं और बोर्ड के द्वारा जो है चयन होता है कि कहाँ पर कार्य होगा, कौन सी बोर्ड की प्राथमिकता है, उसके अनुसार कार्य होते हैं।
निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया है वो बोर्ड के अगली बोर्ड बैठक में उनके विचारण के लिए रखा जाएगा। यदि वो तय होता है कि वो रामनगर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की ओर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करने के साथ ही हजारों रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पे फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी तक लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसके ऊपर। भले ही भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को लेकर कानून क्यों ना बन गया हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले कम होने की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और ट्रिपल तलाक का मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया है, जहां शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल से लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी पल्सर गाड़ी की, तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी, पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ। और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। अब भी पिछले 5 तारीख को मुझे कमरे में बंद करके मारा है उन लोगों ने सबने। और मैंने अपने घर वालों को बुलाया, दहेज की मांग की, तो मैंने अपने नंद के लिए शादी के लिए दहेज की मांग की, तो मैंने अपने भाई को बुलाया। भाई से भी हाथापाई करी और उन्हें भी घर से निकाल कर और मुझे भी 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाला है और बच्चे को भी निकाला है। 5 तारीख को हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से। ये घर पर गई तो दवाई लेकर, उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा, इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे। फिर देवर उन्होंने नंद ने ससुर सब इसको चिपट गए। फिर हमें पता चला, हम गए इसके घर पर। इसकी वजह से आज फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं। मांग करी जा रही है पैसों की, लड़की के दहेज के लिए, उनके अपनी बेटी के लिए। तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी जो उन्होंने फिर लड़के को हमें से भी बदतमीजी करी और वो करा। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ, इसके देवरों ने उन्होंने सबने मारपीट करी। फिर इसको बाहर निकाला लड़ाई झगड़े के बाद, और फिर बाहर निकाल कर इसको कहा हमने तुझे तलाक दी हमारे सामने, और कह जा तू जा। आपने पुलिस में और हम यही चाहते हैं कि पुलिस इस पर। और मेरे साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ पर। नमस्कार।